स्टर्लिंग और टुका भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई आसपास के आने वाले ट्रैफिक से मुश्किल से बच पाती हैं। अपनी बेपरवाह तत्परता के साथ अंततः वे एक नजदीकी इमारत में प्रवेश कर लेती हैं और जल्दी से छत तक पहुंच जाती हैं। ऊपर से वे ध्यानपूर्वक एक प्रबल दौड़ में लगे खिलाड़ियों के समूह को देखती हैं। प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से भरी हुई दोनों लड़कियां ट्रैक एंड फील्ड में अपने समर्पण के माध्यम से कॉलेज छात्रवृत्ति जीतने की उम्मीद में कड़ी मेहनत कर रही हैं। टुका दौड़ के प्रति अपनी तीव्र जिद्द से प्रेरित होकर स्टर्लिंग से अटूट विश्वास के साथ कहती है कि वह ऐसे ट्रेनिंग करेगी जैसे कि कल का कोई अस्तित्व ही न हो। जब दोनों शहर की सड़कों पर चल रही होती हैं, तो उन्हें एक सड़क के किनारे एक वेदी दिखाई देती है जो एक लड़के डीजे के नाम पर समर्पित है। उसकी उपेक्षित स्थिति को देखकर टुका तीखे अंदाज में टिप्पणी करती है कि यदि कोई उसकी देखभाल नहीं करेगा तो ऐसी स्मारक स्थापना का कोई अर्थ नहीं। स्टर्लिंग के घर पहुंचने पर टुका उसे तुरंत निकलकर स्लाइड शो पर मिलने का आग्रह करती है। हालांकि स्टर्लिंग के जवाब देने से पहले ही उसकी मां प्रवेश कर जाती है और दृढ़ता से टुका से कहती है कि स्टर्लिंग इस गैर कानूनी ड्रैग रेस में हिस्सा नहीं लेगी। उसी रात स्लाइड शो में टुका का एक लड़के ली ईस्टन से पुनर्मिलन होता है। अंततः स्टर्लिंग भी रेस में पहुंच जाती है। स्टर्लिंग टुका और ली को समझाती है कि उसने अपनी मां से कहा था कि वह स्लाइड शो के ठीक बगल में आयोजित होने वाले अंतिम क्षण की देर रात की ट्रैक प्रैक्टिस में भाग ले रही है। कुछ समय बीत जाने के बाद वह टुका की ओर कहती है कि उसे जाना है क्योंकि उसे 11 बजे तक बिस्तर पर होना आवश्यक है। टुका इस विचार पर हंसते हुए ताने मारती है कि यहाँ तक कि सबसे सुपर नर्डी बच्चे भी मध्यरात्रि तक बाहर रहते हैं। हताश होकर स्टर्लिंग टुका से कहती है कि वह उतनी स्वाभाविक प्रतिभाशाली नहीं है जितनी टुका है। वह बताती है कि चाहे वह कितनी भी मेहनत से अपने शरीर को दौड़ाने की कोशिश करे, फिर भी वह कुछ सेकंड पीछे छूट जाती है। थकी हुई और भावुक होकर वह जोर देती है कि उसे वास्तव में आराम की आवश्यकता है और क्रोध में उड़ान भरकर चली जाती है। उसके शब्दों के प्रभाव को समझते हुए टुका तुरंत उसके पीछे दौड़ती है, पकड़ लेती है और दिल से माफी मांगती है। जब टुका सड़क पार कर रही होती है, अचानक एक कार उससे टकरा जाती है। कुछ ही क्षणों बाद वह सुबह की पहली रोशनी में अकेले फुटपाथ पर अपने आप को जगते हुए पाती है। भ्रमित और असमंजस में वह पड़ोस में टहलने लगती है जब तक कि उसे एक बड़ा भीड़ते दिखाई नहीं देती जो एक चर्च के बाहर जमा हो चुकी है। जिज्ञासा से वह अंदर कदम रखती है, पर उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई भी उसकी उपस्थिति को नोटिस नहीं करता। मंच के सामने स्टर्लिंग माइक पर खड़ी होती है और दृढ़ता से सभा में उपस्थित लोगों को घोषणा करती है कि टुका को उसके पूरा नाम पेत्रुश्का से पुकारना मना है। टुका के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब स्टर्लिंग उसके पूरे जीवन के बारे में विस्तार से बोलने लगती है। उसके सपने, उसके विचित्र व्यवहार, उसकी अदम्य लगन। भ्रमित और चिंतित होकर टुका बीच में बोलने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि वह मर नहीं गई है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाता। हताश होकर वह मंच पर चढ़ जाती है और सीधे स्टर्लिंग से बोलने लगती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका सबसे करीबी मित्र भी उसे सुन या देख नहीं सकता। जब स्टर्लिंग अपनी दिल से निकली स्पीच समाप्त कर लेती है तो टुका की नजरें इधर-उधर घूमती हैं और फिर वह देखती है उसका अपना देह शहनाज के भीतर स्थिर पड़ा हुआ। डर और उलझन में टुका चर्च से बाहर भाग जाती है। उसका घबराहट हर कदम के साथ बढ़ती जाती है। सांसों के साथ वह अंततः रुक जाती है और खुद को संभालने का प्रयास करती है। जैसे ही वह शांत होती है, वह उस स्थान पर वापस जाती है जहां उसने सुबह जागने पर खुद को पाया था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उसे पिछली रात की घटनाओं के टुकड़े याद आने लगते हैं। तभी उसकी नजर एक वेदी पर पड़ती है जिस पर अब उसका नाम, तस्वीरें और मोमबत्तियां सजाई गई है। विश्वास न होने वाला वह उस पर अचरज से नजरें टिकाए रखती है। यदि वह सचमुच मर चुकी है तो वह खुद से सवाल पूछती है कि यह उसकी उपस्थिति क्यों बनी हुई है। भारी दिल से वह उस वेदी के बगल में चुपचाप बैठ जाती है, विचारों में खोई हुई।
ली स्टर्लिंग के घर पहुंचता है ताकि उसे मिले। वह कहता है कि जो कुछ स्टर्लिंग ने सभा में कहा वह उत्तम था, पर स्टर्लिंग ऐसा महसूस नहीं करती। वह कहती है कि वह टुका के साथ हुई घटना के लिए खुद को दोषी मानती है। उसका मानना है कि उसे तूफान में चले जाने के बजाय वहीं रहना चाहिए था। वह बताती है कि उसने उसी रात टुका को उसे पुकारते हुए सुना, पर उसने ऐसा सुनने का ढोंग किया कि उसने सुना ही नहीं। स्टर्लिंग कहती है कि वह टुका के उसके पीछे भागने का कारण थी। ली उसे धीरे से सांत्वना देने की कोशिश करता है, कहता है कि वह थकी हुई थी और यह ठीक है। वह जोड़ता है कि टुका कभी रुकती ही नहीं थी, उसकी गति बनाए रखना लगभग असंभव था। उसकी नजरों में असली दोष केवल उसी ड्राइवर का है जिसने टुका को मारा और फिर भाग निकला। स्टर्लिंग इस बात पर गहरी नाराजगी जाहिर करती है कि जिसने टुका को टक्कर मारी वह आसानी से बचकर निकल गया। ली पूछता है कि क्या वह पुलिस के पास गई थी। स्टर्लिंग जवाब देती है कि उसने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और कार तथा ड्राइवर का विवरण भी दिया था, लेकिन अब तक उसे एक भी कॉल बैक नहीं मिला। ली सुझाव देता है कि वे अभी थाने चलें और पुलिस से जवाब लेने के लिए मजबूर करें। स्टर्लिंग सहमत होती है और कहती है कि उसे बस कपड़े बदलने के लिए एक पल दे। अनदेखी टुका पास ही बैठी होती है, चुपचाप उनकी पूरी बातचीत सुन रही होती है। बाद में जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो अधिकारी उन्हें बताता है कि जो विवरण उन्होंने दिया है वह हजारों लोगों से मेल खाता है और वह कार शायद अब तक किसी चॉप शॉप में काटकर अलग अलग हिस्सों में बिक चुकी है। अधिकारी कहता है कि अगर उन्हें कोई नई जानकारी मिले तो वे वापस आकर बताएं। निराश होकर टुका धीमे स्वर में अधिकारी की नकल उड़ाती है और कहती है कि अगर उसे लगता है लोग पुलिस से नहीं बोलते तो उसे कभी मरकर देखना चाहिए। तभी अचानक उसे एहसास होता है मरे होने का मतलब है कि लोग उसके सामने बिना कुछ छिपाए बात करते हैं। इस एहसास के साथ टुका सड़कों पर निकल पड़ती है, अजनबियों की बातों को चुपचाप सुनती है, शायद अपनी मौत के बारे में कुछ जान सके। आखिरकार वह दो लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है। बातचीत के दौरान वह सुनती है कि वे एक कार को ठिकाने लगाने की योजना बना रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि कार को एलईएक्स कस्टम ऑटो में तब तक छुपाया जाएगा जब तक मामला शांत नहीं हो जाता, क्योंकि पुलिस के पास नंबर प्लेट नहीं है। वे बस इतना जानते हैं कि वह कार एक हरे रंग की कैप्रिस है। इसी बीच स्टर्लिंग प्रैक्टिस के लिए ट्रैक पर पहुंचती है। टुका उसे वहां पाकर फिर से उससे बात करने की कोशिश करती है। जैसे ही स्टर्लिंग दौड़ना शुरू करती है, टुका उसके साथ दौड़ते हुए बार बार एलईएक्स कस्टम ऑटो चिल्लाने लगती है। अचानक स्टर्लिंग रुक जाती है, उसे लगता है कि यह नाम कुछ जाना पहचाना है। हिलती हुई वह ट्रैक छोड़ देती है और सीधे एलईएक्स कस्टम ऑटो की ओर बढ़ जाती है। वर्कशॉप के अंदर स्टर्लिंग चुपचाप घुस जाती है और एक हरे रंग की कैप्रिस को ढूंढती है जिसमें काले रिम्स हो। अंततः उसे एक कार मिलती है जो विवरण से मेल खाती है, सिवाय इसके कि अब उसका रंग बदल दिया गया है। वह कार की जांच कर ही रही होती है कि एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। स्टर्लिंग कहती है कि यह वही कार है जो हिट एंड रन में शामिल थी। वह आदमी उसे जाने को कहता है, लेकिन स्टर्लिंग गुस्से में आकर एक क्रोबार उठा लेती है और कार पर हमला कर देती है। तभी दूसरा आदमी आता है और बंदूक तान देता है। स्टर्लिंग जल्दी से क्रोबार नीचे फेंक देती है और कहती है कि गुस्से में वह खुद को रोक नहीं पाई और ऐसा करना उसका इरादा नहीं था। तभी कोई तेज आवाज आती है जिससे ध्यान भटकता है और स्टर्लिंग को भागने का मौका मिल जाता है। बाहर टुका स्टर्लिंग के पीछे दौड़ती है और उसे पुकारती है। स्टर्लिंग पीछे मुड़कर चिल्लाती है कि उसे अकेला छोड़ दे। जब टुका उसका पीछा करती है तो अनजाने में एक लड़के डीजे से टकरा जाती है। चौंक कर वह उसके पीछे भागती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। डीजे मुस्कुराकर पूछता है कि वह अपने आफ्टरलाइफ का आनंद कैसे ले रही है। टुका अब भी भ्रमित पूछती है कि वे दोनों यहाँ क्यों हैं और उन्हें क्या करना है। डीजे स्वीकार करता है कि उसे खुद भी नहीं पता। वह उसे अपनी बुजुर्ग पड़ोसन के बारे में बताता है जिसकी मृत्यु 100 साल की उम्र में हुई थी और जो तब तक रुकी रही जब तक उसने अपने कुत्ते के लिए एक नया घर नहीं ढूंढ लिया। उसने भी कई लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अब वह बस यहाँ वहाँ भटकता रहता है, यह जाने बिना कि उसका उद्देश्य क्या है।
दूसरी ओर स्टर्लिंग ट्रैक पर अकेले लौटती है। वह टुका को पुकारती है और कहती है कि उसने पहले भी उसकी आवाज सुनी थी, एक बार जब वह प्रैक्टिस कर रही थी और दूसरी बार जब वह एलिएक्स से भाग रही थी। इसलिए अब वह फिर से दौड़ना शुरू करती है। जैसे जैसे स्टर्लिंग दौड़ने लगती है, टुका की आवाज और भी स्पष्ट होती जाती है। टुका स्टर्लिंग को उस लड़के डीजे के बारे में बताती है जिससे वह मिली थी और कैसे उसने कहा था कि टुका को आगे बढ़ने से पहले कोई अधूरा काम पूरा करना होगा। टुका मानती है कि उसका उद्देश्य स्टर्लिंग को छात्रवृत्ति जिताने में मदद करना है। यही वह कहती है उसे अंततः आजाद करेगा। उस पल से स्टर्लिंग टुका के साथ मिलकर अभ्यास शुरू करती है। स्टर्लिंग खुद को पूरी तरह से ट्रेनिंग में झोंक देती है, हर दिन और रात खुद को और ज्यादा आगे धकेलते हुए। लेकिन फिर भी वह छात्रवृत्ति की समय सीमा के भीतर नहीं आ पाती। निराश होकर टुका उसे और कड़ी मेहनत करने को कहती है। एक गहन अभ्यास सत्र के बाद दोनों उसी परिचित छत पर लौटती हैं, जहां वे पहले बैठा करती थी और कुछ पल शांति में बिताती हैं। अधिक ट्रेनिंग के बाद अंततः स्टर्लिंग वह समय पार कर लेती है जो छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक था। उसका कोच उसकी मेहनत और बदलाव की प्रशंसा करता है। कोच के चले जाने के बाद स्टर्लिंग टुका को पुकारती है, लेकिन लुका चुपचाप वहां से चली जाती है। बाद में स्टर्लिंग सड़क के किनारे टुका की वेदी पर जाती है। उसे देखती हुई लुका वेदी पर रखे जूतों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ आर पार निकल जाते हैं। भावनाओं से भरकर लुका आसमान की ओर देखकर चिल्लाती है, उसने वह सब किया जो उससे कहा गया था। उसने स्टर्लिंग को तैयार कर दिया, अब वह आगे बढ़ना चाहती है। वह कहती है कि उसने अपना पूरा जीवन खुद को अदृश्य महसूस करते हुए बिताया और अब मृत्यु के बाद भी वही एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा है। जैसे ही स्टर्लिंग घर की ओर चलती है, एक कार उसके पास आकर रुकती है। 3 आदमी बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक उस पर उसकी कार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। स्टर्लिंग मानती है कि उसने एक कार तोड़ी थी, यह सोचकर कि वही कार है जिसने उसकी दोस्त को मारा था। बिना चेतावनी के उनमें से एक आदमी बेसबॉल बैट से उसकी टांग पर वार करता है, जिससे वह घायल हो जाती है। बड़ी दौड़ नजदीक है और स्टर्लिंग का कोच, उसकी मां और पुलिस ऑल उसे सलाह देते हैं कि वह इस हालत में दौड़ में भाग न ले। उसकी टांग को ठीक होने में कम से कम 3 सप्ताह लगेंगे और अभी दौड़ने से स्थायी नुकसान हो सकता है। लेकिन स्टर्लिंग अडिग है। वह कहती है कि आज कोई न कोई छात्रवृत्ति जीतेगा और वह उसे ही जीतनी है। उसने लुका से वादा किया था और वह उसे निभाएगी। सबके विरोध के बावजूद वह घोषणा करती है कि वह आज दौड़ेगी, चाहे कोई उसके साथ हो या नहीं। दौड़ से पहले ट्रैक पर स्टर्लिंग कुछ अभ्यास राउंड करती है। दौड़ शुरू होती है और वह शुरुआत में अच्छा करती है, लेकिन जल्द ही उसकी टांग का दर्द तीव्र हो जाता है। वह लड़खड़ाकर गिर जाती है और उठ नहीं पाती। बाद में वह एक पैर से सीढ़ियां चढ़ती है और छत पर पहुंचती है। वहाँ वह लुका को पुकारती है, कहती है कि वह उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती है। लुका प्रकट होती है, यह सोचकर उलझन में कि अगर उसका काम सिर्फ ट्रेनिंग कराना था तो वह अभी तक यहाँ क्यों है। भावनाओं में डूबी स्टर्लिंग फूट फूट कर रो पड़ती है, पछताते हुए कि उसे स्लाइड शो से जल्दी नहीं जाना चाहिए था। और लुका चुपचाप स्वीकार करती है कि उसे भी उसके साथ ही जाना चाहिए था। स्टर्लिंग रोते हुए कहती है कि वह अब और दौड़ नहीं सकती और उससे भी बुरा, वह लुका से बात भी नहीं कर सकती। आंसुओं के बीच वह अंततः वह बात कह देती है जो वह हमेशा कहने से डरती थी। वह उससे प्यार करती है। वह स्वीकार करती है कि उसने इन भावनाओं को दबाने की कोशिश की, उनसे दूर भागने की कोशिश की, लेकिन वह दूर चली गई। लुका धीरे से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन स्टर्लिंग उसे सुन नहीं सकती। तभी एक तेज प्रकाश चारों ओर फैलता है। उस क्षण में स्टर्लिंग लुका को देख, सुन और छू सकती है। वे एक दूसरे के पास आते हैं, लगभग चुंबन करने ही वाले होते हैं, लेकिन ठीक उसी पल लुका धीरे धीरे गायब होने लगती है। समय अचानक पीछे लौटता है, उस रात पर जब दुर्घटना हुई थी। स्टर्लिंग लुका के पास झुकी हुई होती है, उसे जगाने की बेतहाशा कोशिश कर रही होती है। लुका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कहती है, मुझे अभी चूमो। कुछ समय बाद लुका डीजे की वेदी पर जाती है और धीरे से एक जोड़ी जूते वहां रखती है। स्टर्लिंग जिज्ञासावश पूछती है कि ऐसा क्यों किया। लुका बताती है कि डीजे ने उसकी जिंदगी बदल दी। स्टर्लिंग भ्रमित होकर कहती है कि डीजे तो कई साल पहले मर चुका था। लुका मुस्कुराकर कहती है कि यह एक लंबी कहानी है जो वह किसी और समय बताएगी।
जैसे ही दोनों लड़कियां साथ में चल देती हैं, डीजे दूर से उन्हें देखता है। वह संतोष पूर्वक मुस्कुराता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। एपिसोड का अंत होता है जब स्टर्लिंग और लुका साथ में ट्रैक पर अभ्यास कर रही होती हैं और बारिश की हल्की बूंदें उन पर गिर रही होती हैं। एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ एक दूसरे के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।